चलो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, फिर तुम लोग को लिखने का टाइम देता हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या था एलएलपी ज़ा, उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद देन, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फॉरेन एलएलपी मतलब क्या, जिसका FIR आउटसाइड इंडिया बट POB, F फॉर I फॉर एंड R फॉर POB मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस। इज दिस क्लियर एवरीवन? पक्का सारे कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए? चलो फटाफट हेडिंग दे दो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LLP एंड स्टार्ट राइटिंग।
Should I scroll?
And with this, done.
हो गया? समझ में आया तुम लोग को? पक्का? अभी आगे जो अपन नेक्स्ट पार्ट करने वाले दैट इज डेफिनेशंस, ठीक है? अब देखो लॉ में ना कैसा होता है, जब भी तुम कोई भी लॉ पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले लिखा होता है कि एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो वो तो अपने फर्स्ट लाइन में देखा यहाँ पर दैट इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। फिर नॉर्मली ना सारे सेक्शंस जो है ना, सारे सेक्शंस सेक्शन नंबर 2 में लिखे होते हैं। कहाँ पर लिखे होते हैं? सेक्शन नंबर 2। अब देखो इसको ना कैसे पढ़ने का मैं तुम लोग को एक लॉजिकल बात समझाता हूँ, ठीक है? सेक्शन 2 में बहुत सारे डेफिनेशन दिए हैं। मुझे एक बात बताना, क्या हर एक डेफिनेशन एक दूसरे से रिलेटेड होगा या अनरिलेटेड होगा? हाँ, कैसे रिलेटेड होगा? अरे एक डेफिनेशन दूसरा डेफिनेशन अलग अलग है ना। तुम सारे सीए स्टूडेंट हो, बट ये अलग है, ये अलग अलग है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ सेक्शन 2 12 सॉरी चलो 20 लिखता हूँ 20, तो इसको कैसे रीड करने का? अगर रिलेटेड होता तो इसको बोलते हैं सेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? सेक्शन 2। क्या रीड करोगे इसको? सेक्शन 2। बट ये बिकॉज अनरिलेटेड है, ये कैसा है? अनरिलेटेड, इसलिए इसको मैं बोलूंगा 20 को मैं बोलूंगा क्लॉज। क्या बोलूंगा? 1 सेकेंड। सेक्शन 2 क्लॉज 20। क्या बोलोगे? सेक्शन 2 क्लॉज 20। आज मैं तुम लोग को ना, आज नहीं बट कल के लेक्चर में मैं तुम लोग को एक सेक्शन पढ़ाऊंगा। इधर देखो, सेक्शन 7 करके डेजिग्नेटेड पार्टनर का अपन ने देखा ना, डेजिग्नेटेड पार्टनर करके कुछ होता है, तो वो कहां पर है? सेक्शन 7। अब 7 में ना टोटल 7 पॉइंट्स है अलग अलग, तो लोग ऐसे लिखते हैं 7-1, 7-2, 7-3। अब मुझे एक बात बताना पूरे सेक्शन में जितने भी ये पॉइंट्स है वो सब एक ही चीज के बारे में बता रहे होंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो कहना है दिस इज रिलेटेड, दिस इज व्हाट? तो ये जो 7 है ये तो सेक्शन ही है, बट इसके अंदर का 1, 2, 3 ये क्या है? सब सेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? सब सेक्शन। देखो भैया बड़ा ही सिंपल है, 2 शब्द याद रखने हैं। जब अनरिलेटेड होता है तो उसको क्लॉज बोलते हैं, जब रिलेटेड होता है तो उसको सब सेक्शन बोलते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? पक्का? ये दिमाग में याद रखने का। तो रीड कैसे करोगे? जैसे यहाँ पर इसका कुछ लेना देना ही नहीं है, तो ये क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 20। बोलो सेक्शन 2 और ये रिलेटेड है, इसलिए सेक्शन 7 सब सेक्शन 1, सेक्शन 7 सब सेक्शन 2, सेक्शन 7 सब सेक्शन। इज दिस क्लियर? पक्का? आगे जाके तुमको कोई ये टीचर पढ़ाएगा नहीं, फिर इंटर में मेरे इज्जत के कचरे मत करना, ठीक है? मैंने तुम लोग को पढ़ाया, मैं ये लॉ भी पढ़ाने वाला हूँ, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ तुम लोग को रीड कैसे करने का। सेक्शन 2 क्लॉज 20। क्यों? क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है। अरे सेक्शन 2 में 1000 डेफिनेशन भी हो सकता है। क्या 1000 के 1000 एक दूसरे से रिलेटेड हो गए? नहीं, अलग अलग है। रिलेटेड होते तो एक में ही समा जाते ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सत्यम, यू अंडरस्टूड? तो देखो बड़ा ही सिंपल है, अगर कोई एक सेक्शन दूसरी चीज से रिलेटेड है तो उसका सब सेक्शन बनता है। क्या बनता है? बट जब कोई रिश्ता ही नहीं है तो क्लॉज बन जाता है। सिंपल एज दैट। चलो अब मुझे एक बात बताओ, ये इसको कैसे रीड करोगे? सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। अब देखो क्लॉज के बाद ना हमेशा कोई भी अल्फाबेट आता है।
अगर, तो उसको क्या बोलेंगे, सब क्लॉज। उसको क्या बोलेंगे? तो देखो ये सेक्शन 2 है और ये 1 है। अरे ये तो डेफिनेशन का है ना, कितने सारे अलग अलग डेफिनेशन हो गए, भर भर के सेक्शन 2 में डेफिनेशन है। तो इसको कैसे रीड करोगे? सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। बोलो वन सेकेंड, सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज। ये पहली बार बोल रहे हो इसलिए इतना बड़ा बड़ा बोलोगे, वरना तुम क्या बोलोगे? 2(1)D। क्या बोलोगे? 2(1)D। इतना कुछ किसी को याद नहीं रहने वाला। और दूसरी बात, तुम्हारे सिलेबस में सेक्शन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। तुम एग्जाम में भी सेक्शन नंबर 1 भी लिख कर नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि गलत लिखा तो मार्क्स कटता है, नहीं लिखा तो कोई भी मार्क्स नहीं कटता। मैं तुम लोग को हर एक आंसर को कैसे स्टार्ट करने का ना बता दूंगा। जैसे अगर एलएलपी का चैप्टर है, अभी अपन एलएलपी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो कैसे लिखने का? एज पर द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट, बस। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट है तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनर। बस, दिमाग लगाने का ही नहीं, ठीक है। सेक्शन नंबर याद रखना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा नहीं याद रखो, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे से याद रखोगे और कुछ अलग ही लिख के आओगे। तुम इसका 2(1)D का 2D1 करके आ गए तो गलत ना, मार्क्स गया तुम्हारा। इज दिस क्लियर? तो सेक्शन नंबर को याद करने का कष्ट मत लेना, ठीक है। चलो, फिर भी अगर किसी को बहुत शौक है तो वो एग्जाम के बाद सेक्शन नंबर याद रख सकता है, ठीक है। चलो, सबसे पहला डेफिनेशन है बॉडी कॉर्पोरेट। अब देखो, स्टार्टिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स में अपन ने पढ़ा कि बॉडी कॉर्पोरेट मतलब 2 शब्द, सेपरेट लीगल एंटिटी और परपेचुअल सक्सेस। अरे बट कौन कौन आता है उसमें, वो हमको कैसे पता चलेगा? तो देखो, बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स, अब देखो 2 शब्द और, एक है मीन्स, कहीं पर भी तू देखेगा ना मीन्स, मीन्स का होता है मतलब, मीन्स का हिंदी में क्या बोलते हैं? मतलब। जैसे गधा मतलब क्या, डोंकी मीन्स व्हाट, बराबर। फॉर एग्जाम्पल हर्ष, ओके। सो जस्ट सेइंग, तो मीन्स का मतलब क्या होता है? इट इंक्लूड्स नहीं होता है। सी, इंक्लूड्स के लिए वो लोग वर्ड्स लिखेंगे इंक्लूड्स। सुनो ध्यान से, अगर डेफिनेशन में मीन्स लिखा है तो उसको बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर शब्द का मतलब ये होता है। और अगर इंक्लूड्स लिखा है तो उसमें लंबी लाइन भी हो सकती है, लिस्ट हो सकता है, बराबर। दैट इट इंक्लूड्स दिस दैट एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स। बट मीन्स मतलब चौका चौका बोल दिया, बराबर। जैसे तुम लोग को मेरी शादी में इनवाइट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मेरी शादी में यू हैव टू वेयर पेस्टल कलर, तो पेस्टल मीन्स मैंने बोला वाइट, ब्लू, पिंक, येलो, बस। मतलब ये 4 ही कलर चलेगा। मैं बोलूँगा पेस्टल इंक्लूड्स एनीथिंग, मतलब तुम कोई भी पेस्टल लेकर आओगे ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मीन्स का मतलब होता है एकदम प्रिसाइज। इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। क्या बोलते हैं? मतलब जो लिखा है उतना ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं। और इंक्लूड्स मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूड्स मतलब क्या? देखो, ये सारे नए नए शब्द तुम सीख रहे हो, ठीक है। पहली बार जब मैंने भी पढ़ा था लॉ, ठीक है, तो मेरे को एकदम ऐसा नया नया और अजीब लगा था, बट धीरे धीरे तुमको हैबिट हो जाएगा, बराबर। तुम पहले दिन जब बच्चे थे तो चलना सीखे तो पहले गिरे थे ना, क्या ऐसे ही सीधा उड़े थे क्या? नहीं। सो इट इज ऑलवेज अंडरस्टैंड, इट्स अ न्यू वर्ड एग्जॉस्टिव। मीन्स मतलब क्या होता है उसका मतलब? एग्जॉस्टिव मतलब जितना लिखा है उतना ही। जैसे देखो, ये डेफिनेशन में देखो क्या बोला है, बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ कंपनी मतलब क्या? कि बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? एक कंपनी होती है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? एक, बराबर। तो जब जब हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट शब्द सुनेंगे, हम लोग को क्या समझ में आएगा? ये कंपनी की बात हो रही है। डिफाइंड अंडर 2 क्लॉज 20, अपन कंपनी लॉ में देखेंगे इसका डेफिनेशन। फिर क्या बोला? एंड इंक्लूड्स। इसका मतलब क्या है कि बॉडी कॉर्पोरेट का पहला मतलब होता है कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट का पहला मतलब क्या होता है? बट साथ ही साथ बोला इंक्लूड्स एंड इंक्लूड्स क्या क्या चीजें? 3 चीजें। एलएलपी जो हमने इंडिया में बनाया है, एलएलपी जो आउटसाइड इंडिया है, या कंपनी, ये सीओ मतलब क्या होता है? कंपनी जो आउटसाइड इंडिया है। अब देखो, ये तो क्या हो गया भाई? मीन्स मतलब एग्जॉस्टिव, इंक्लूड्स मतलब इंक्लूसिव। अब सुनो सुनो, मुझे एक बात बताओ, कहां पर उनको अगर इसमें और कुछ ऐड करना है तो कहां ऐड करेंगे? इधर ऐड करेंगे या इधर ऐड करेंगे? इंक्लूड्स में। वेरी गुड। मतलब डेफिनेशन को अगर बढ़ाना भी है तो लोग मीन्स में कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, बट इंक्लूड्स में लोग ऐड कर सकते हैं। ये पब्लिक तेरे को समझ में आ रहा है? बड़ा ही सिंपल है। मीन्स मतलब जो जितना लिखा उतना ही होगा, उसमें कुछ भी वधघट नहीं होगा, मतलब कुछ भी ऐड नहीं होगा, कुछ भी माइनस नहीं होगा।
और इंक्लूड्स मतलब क्या, उसमें कुछ चीज़ें ऐड भी हो सकती है और कुछ चीज़ें निकल भी सकती है, बिकॉज इट इज़ एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। मैं यहाँ पर तुम लोग को क्या करवा रहा हूँ, मैं तुम लोग को लॉ लीगल लैंग्वेज पढ़ना सिखा रहा हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एज अ लॉयर कैसे पढ़ते हैं वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके तुम कई बार भी कुछ भी पढ़ोगे तो तुमको पता होना चाहिए। मीन्स मतलब क्या, एग्जॉस्टिव मतलब उतना ही है, और इंक्लूड्स मतलब क्या, इसमें और भी चीज़ें ऐड हो सकती है। समझ में आया क्या? अब देखो, तो बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या, इट मीन्स अ कंपनी एंड इंक्लूड्स LLP इन इंडिया, LLP आउटसाइड इंडिया एंड कंपनी आउटसाइड। समझ में आया क्या? फिर देखो क्या लिखा है, एक्सक्लूड्स। कौन सी चीज़ें LLP नहीं, मतलब LLP में पार्टनर नहीं बन सकती या जो बॉडी कॉर्पोरेट ही नहीं है। पहली बात तो कॉर्पोरेशन सोल। व्हाट डू मीन बाय कॉर्पोरेशन सोल? 1% कंपनी वगैरह, मतलब एक अकेला बंदा है उसने कंपनी बना दी, बराबर, वो थोड़ी ना कोई LLP या कोई बॉडी कॉर्पोरेट होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अरे हम जहाँ पर रहते हैं उसके सोसाइटी के आगे लिखा रहता है ना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, तो वो थोड़ी बॉडी कॉर्पोरेट है। तुम्हारे सोसाइटी में कुछ भी, सपोज तुम्हारी सोसाइटी में आग लगी तो किसको मतलब कसूरवार ठहराओगे? तुम्हारी ही गलती की वजह से कुछ हुआ है ना। सो इट इज़ लाइक वो तो कोई बॉडी कॉर्पोरेट है ही नहीं। फिर जैसे देखो सेबी क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर ट्राई मतलब क्या, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी, अरे ये थोड़ी कैसे बॉडी कॉर्पोरेट होगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सारे क्या है, दीज आर नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ये किसके कंट्रोल में आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं। ठीक है, स्टॉप यॉर्निंग एवरीवन। वंस अगेन, व्हाट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट? ओके, ये पहला डेफिनेशन है, थोड़ा अजीब लगेगा, जैसे जैसे तुम डेफिनेशंस पढ़ोगे तुमको समझ में आएगा। ठीक है, डेफिनेशन को हमेशा मैं ऐसे चार्ट फॉर्मेट में इसलिए लिखवाऊंगा ताकि तुमको याद हो। एग्जाम में तुमको वर्ड्स में ही लिखना है। ठीक है, आई विल शो दैट। चलो एक साथ बोलो, बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ कंपनी डिफाइन अंडर 2 clause 20। चलो वन सेकेंड, मैं जैसे बोल रहा हूँ मेरी बात तुम बोलो। बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ कंपनी, बोलो, डिफाइन अंडर 2 clause 20 and includes LLP in India, LLP outside India, company outside India, but excludes corporation sole, cooperative society and body corporate notified by central government। बोलो, बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय। अब लॉजिकली मुझे सोच के बताना, कहना से ये लोग LLP में पार्टनर बन सकते हैं, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट, LLP खुद क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो ये लोग पार्टनर बन सकते हैं। और ये लोग पार्टनर ही नहीं बन सकते क्योंकि ये लोग बॉडी कॉर्पोरेट ही नहीं है। याद करो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने क्या पढ़ा, LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो सुनो, इधर देखो, जो चीज बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है वो LLP में कभी पार्टनर भी नहीं बन सकती। सीधी बात ना, कॉमन सेंस यूज करना। आज अगर तू बॉडी कॉर्पोरेट ही नहीं है तो तू LLP में कैसे बन सकता है पार्टनर? बट हाँ, अगर तू बॉडी कॉर्पोरेट है तो तू LLP में पार्टनर बन सकता है। इससे देखो कौन कौन लोग पार्टनर बन सकते हैं। एक तो खुद एक कंपनी बन सकती है, डिफाइन अंडर 2 clause 20, मतलब क्या, इंडिया की कंपनी बन सकती है। देखो 4 चीजें हैं, इंडिया की कंपनी, बाहर की कंपनी, इंडिया का LLP, बाहर का LLP। देखो ना 4 चीज, इंडिया की कंपनी, इंडिया की कंपनी, बाहर की कंपनी, हो गया, इंडिया का LLP, बाहर का LLP। ये 4 लोग पार्टनर बन सकते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर बॉडी कॉर्पोरेट। क्लियर हुआ? पक्का? पहला डेफिनेशन तुम्हारी जिंदगी का, मतलब लॉ का। ठीक है, समझ में आया तुम लोग को? क्या बोला मैंने? सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ कंपनी डिफाइन अंडर 2 clause 20 and includes LLP in India, LLP and company outside India, but excludes कौन सी चीज एक्सक्लूड करेगा? सबसे पहले कॉर्पोरेशन सोल। ये नीचे जो वो ब्रैकेट में सारे एग्जांपल्स लिखा है वो तुम लोग को डेफिनेशन में नहीं लिखना है, मतलब अभी नोट्स बनाते वक्त लिखोगे, एग्जाम में नहीं लिखना है। दूसरा क्या है, कोऑपरेटिव, एंड तीसरा क्या बोला, बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, नोटिफाइड बाय। अच्छा, तो अगर ये लोग एक्सक्लूड है, दे आर नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, सो दे कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन LLP, नो, whereas all these 4 are body corporate, so they can become a partner in LLP. Is this clear? Are you comfortable with this chart format?
क्योंकि अदरवाइज वो पूरा पूरा थियरी पढ़ पढ़ के बेहोश हो जाए ना फिर तुम लोग, ठीक है? मैं तुमको फिर जगह भी नहीं पाऊंगा. इज दिस क्लियर? अभी थोड़ा चिल्ला कर एनर्जी से पूरा डेफिनेशन लर्न करना है. सबसे पहले कौन सा है ये? टू क्लॉज वन सब क्लॉज डी. डेफिनेशन कहाँ पर है? टू क्लॉज वन सब क्लॉज. तो बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ and includes LLP इसका मतलब सिंपल, ये 4 लोग LLP में पार्टनर बन सकते हैं, ये 3 लोग LLP में पार्टनर नहीं बन सकते. चलो स्टार्ट राइटिंग. हेडिंग दे दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. लोग साइमल्टेनियसली लिख रहे हो ना? ऐसे ऐसे भी लिखना, क्योंकि फिर मैं स्क्रॉल करूँगा. थोड़ा इस साइड का लिखना, थोड़ा उस साइड का लिखना. हो गया?
समझ में आ रहा है? कैसा लगा पहला डेफिनेशन? थोड़ा अजीब लगेगा, 4-5 दिन जाएगा ना, उसके बाद तुम लोग को लीगल लैंग्वेज जब समझ में आ जाएगा ना तब बहुत मजा आएगा। फिर एक बार लीगल लैंग्वेज पढ़ना सीख गए ना तो तुम कुछ भी पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है, ये जो मीन्स इंक्लूड ये सब तुम्हारे सिलेबस में इंटर में आता है, मैं तुम लोग को अभी एडवांस में करवा रहा हूँ, क्योंकि वरना मैं अभी सब ऐसे बोल देता, तुम रट्टा मारते तो कर की तरह, तुमको पता ही नहीं होता तो क्या मतलब। ये हम इंटर में सिखाते हैं, मीन्स का मतलब क्या, इंक्लूड्स का मतलब क्या, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन इंक्लूड, मैं तुम लोग को एडवांस में करा रहा हूँ। ठीक है, बट तुम लोग को समझ में आ रहा है? ये यहाँ तक हो गया पक्का? चलो दूसरा डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन क्या था 2(1)D, ठीक है, दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट। अब देखो सारे के सारे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पर्टिकुलर चैप्टर। अब फिनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल एंड 31 मार्च। कैलेंडर ईयर कब स्टार्ट होता है? अब ऐसे डेफिनेशन में नहीं पढ़ाने वाला तुम लोग को, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज स्मॉल LLP। इंपॉर्टेंट है, सुनना। अब इसका देखो सेक्शन 2 क्लॉज TA नाम है, TA 2TA, ओके, सेक्शन 2 क्लॉज TA, ओके। अभी क्यों ऐसा है तो मैंने तो नहीं बनाया है, ठीक है, तो उनके पास जब क्लॉजेज में वो नंबर वगैरह सब खत्म हो जाते हैं तो लोग कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। ये सेक्शन 2 क्लॉज TA में आता है। कुछ डाउट है बेटा सत्यम? समझा ना तुझे? तो सेक्शन 2 क्लॉज TA में इन लोग ने एक मिनट, ये है ना तुम लोग को स्मॉल, हाँ है, ओके रुक जाओ, इट इज 2(1)TA, ठीक है, मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज TA। सो इट मीन्स एन LLP, स्मॉल LLP। हम लोग एक आगे भी डेफिनेशन देखेंगे, स्मॉल कंपनी, नॉर्मल कंपनी। तो स्मॉल LLP मतलब नाम से क्या समझ में आता है कि उसके कारोबार थोड़े छोटे हो गए, बराबर। जैसे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं, फिर ये जो कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह रहते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं। तो स्मॉल LLP का मतलब क्या होता है? पहली बात तो वो एक LLP है, तो मीन्स मतलब एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। सो स्मॉल LLP इट मीन्स LLP। बट LLP कैसा? जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन, एक कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब कहने से कैपिटल होता है। कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? उसका कैपिटल इज अप टू 25 लाख, कैपिटल इज अप टू, और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़। मतलब सुनो ध्यान से कि उसका मैक्सिमम एज सच कितना होना चाहिए? 25 लाख होना चाहिए। बट सपोज अगर कभी कानून में इन्होंने चेंजेस किया, ठीक है, कि 25 का बढ़ा दिया, ठीक है, 50 कर दिया, 1 करोड़ कर दिया, बट उसको कितने से ज्यादा नहीं कर सकते? नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़, ये लिमिट है। सुनो लिमिट कैसे याद रखने का, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आज मैं फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, तो मैंने बोला छी यार ये 25 लाख का कौन कैपिटल, 25 लाख में कुछ नहीं होता। तुमको क्या लगता है एक छोटा बिजनेस 25 लाख का कर सकता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन? नहीं ना। नॉर्मली आजकल हर एक बिजनेस को मिनिमम 50 लाख लगता है। हो गया, वड़ा पाव का स्टॉल थोड़ी खोलना है कि आप 25 लाख के अंदर अंदर हो जाएगा। सी अप टू मतलब क्या मैक्सिमम है। तो अगर एक छोटा LLP बनना है तो उसके अंदर का कैपिटल, उसकी बैलेंस शीट में कैपिटल कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 25 लाख। इज इट इवन प्रैक्टिकली पॉसिबल? नो। तो मैं क्या करता हूँ, ये 25 लाख को हटाता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ 50 लाख। कितना लिखता हूँ? तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? यस, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट कितना है? 5 करोड़, तो कर सकता हूँ। बट क्या मैं इसको 25 लाख से 25 करोड़ कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि लॉ में मैक्सिमम कितना बोला है? 5 करोड़। अरे फिर तो छोटा LLP नहीं हुआ ना। अगर उसके पास कैपिटल में 5 करोड़ से ज्यादा है तो काय का छोटा LLP, वो बड़ा LLP है। इज दिस क्लियर? एंड देखो इधर इतना बड़ा एंड क्यों लिखा है ऐसे नागिन की तरह? क्योंकि स्मॉल LLP के लिए सिर्फ कैपिटल 25 लाख तक नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ क्या बोला? टर्न ओवर। T/O मतलब क्या होता है? टर्न ओवर मतलब क्या? सेल्स होता है ना, सेल्स। सेल्स को क्या बोलते हैं? टर्न ओवर। क्या बोलते हैं? टर्न ओवर। तो उसका सेल्स भी कितना होना चाहिए? अच्छा, इसमें क्या बोला है? एज पर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले साल का उसका टर्नओवर अप टू 40 लाख होना चाहिए। देख सुन, इधर ध्यान दे। अगर तू छोटी LLP है, ठीक है, तो तेरा कैपिटल मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 25 लाख, या सेल्स पिछले साल का कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 40 लाख।
बट एज सच इतना पॉसिबल नहीं होता है कि यार 25 लाख तक की क्या मैं कंट्रीब्यूट करूँ, उसमें तो वड़ा पाव का धंधा भी कर नहीं पाऊंगा एग्जाम्पल। तो तेरे को मैक्सिमम कितना बोला है 5 करोड़, क्योंकि देख अगर तू 5 करोड़ से ज्यादा कैपिटल डाल रहा है तो तू छोटा एलएलपी नहीं है, और अगर तेरा टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है तो तू काय का छोटा एलएलपी। सोचो ना, जिसका सेल्स ही 50 करोड़ से ज्यादा है वो कोई छोटा एलएलपी होगा नहीं। इज दिस क्लियर, अंडरस्टूड। तो तेरे को 4 लिमिट याद रखनी है। सबसे पहला 25 लाख और 5 करोड़, और 40 लाख और 50 करोड़। इज दिस क्लियर एवरीवन? वापस से क्या बोला है, स्मॉल एलएलपी मीन्स एन एलएलपी, स्मॉल एलएलपी मीन्स एन एलएलपी जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन इज अप टू 25 लाख और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग, मतलब 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए कभी भी। और एंड, इधर इतना बड़ा एंड है ना, एंड टर्न ओवर एज पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, ये एक स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे तुम समझोगे, ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये क्या है तुम्हारा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 40 लैक्स, अप टू कितना है, और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़। तो सिंपल, अगर तू मुझे एक बात बता अगर तू एक छोटा एलएलपी है, तू क्या है स्मॉल एलएलपी। गाइस तुम लोग थोड़े एक्टिव रहो, सो जाओगे ऐसा लग रहा है। 21TA में क्या बोला है कि 2 कंडीशन होनी चाहिए, साथ में इधर बड़ा नागिन वाला एंड है। तेरा कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 25 लाख कितना होना चाहिए, और सच हायर नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़। तेरा टर्नओवर मैक्सिमम कितना होना चाहिए, और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग, बस इतना ही तेरे को याद रखना है। ये तेरा डेफिनेशन ऑफ स्मॉल एलएलपी। समझ में आया पक्का? चलो लिखो। गाइस ये सब तुमको लर्न करना पड़ेगा, ये सिर्फ ऐसे लिख के क्लास में से निकल के ऐसे गरबा नहीं खेलने का। अब लर्न कैसे करोगे, स्कूल में जैसे लर्न करते थे वैसे नहीं, रोज़ 1-2 बार रीड करने का, तो अपने आप याद आ जाएगा। इज दिस क्लियर? मैं क्या करूँगा पता है, इनिशियली शर्मा सर को बोलूँगा ये जो सारे लेक्चर्स हैं ना वो रोज़ के रोज़ अपलोड करेंगे ना, तो तुम एटलीस्ट ट्रैवलिंग के वक्त या ऐसे सोते सोते सुन सकते हो 2x की स्पीड पे, बराबर। थोड़ा थोड़ा तो सुनो डेफिनेशंस वगैरह, तो अपने आप याद रह जाएगा। जो लिखने का पार्ट है उसको तुम स्किप कर देने का, भगा देने का उसको, क्या बोलते हो? वैसे करोगे तो पूरा लॉ याद रह जाएगा, ठीक है? झालं का?
चलो डन, ओके। अब सुनो नेक्स्ट। नेक्स्ट जो सेक्शन है ना, अब अपन सेक्शन स्टार्ट करें। अभी अपना एक्चुअल लॉ स्टार्ट हो रहा है। अब तक जो भी अपन ने पढ़ा था ना, दैट वाज ऑल बेसिक्स। नहीं तो रुको, एक बार मैं तुम लोग को एक और बेसिक वाला पार्ट करवा देता हूँ। अब तक मैंने क्या क्या करवाया मॉड्यूल में से बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। ये सारे डेट्स अपन ने कर लिए। फिर ये LLP इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, 81 सेक्शंस है। ये सारे शेड्यूल्स हो चुका है। फिर ये भी तुम लोग ने लिख दिया, ठीक है। ये मैं तुम लोग को करवाऊंगा एक क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। फिर ये भी उसमें कवर हो गया, मीनिंग वगैरह क्या है। फिर देखो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में अपन ने बॉडी कॉर्पोरेट लिखा भी। सी ये ऐसे लिखने के बजाय अगर तुम लोग ने जो अभी लिखा है उसमें तुम लोग को याद भी होएगा, ठीक है। अब देखो बिजनेस मतलब क्या होता है। सेकंड डेफिनेशन बोला है, बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन एक्सेप्ट एनी एक्टिविटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं ये बिजनेस नहीं है, बराबर। जैसे लॉटरी, लॉटरी कोई बिजनेस होता है? नहीं, वो तो गैम्बलिंग है, ठीक है। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग ये सब बिजनेस नहीं होता, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये डेजिग्नेटेड, अच्छा ये सारे डेफिनेशन याद नहीं रखने। कौन सा डेफिनेशन याद रखोगे? एक तो बॉडी कॉर्पोरेट का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ये तो सिर्फ समझने का। डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब क्या? देखो कितने महान डेफिनेशन है। डेजिग्नेटेड पार्टनर मीन्स एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज पर सेक्शन 7, मतलब जिसको सेक्शन 7 में डेजिग्नेटेड पार्टनर बोला है वो कौन है? डेजिग्नेटेड पार्टनर। जैसे देख फॉर एग्जांपल अपनी पार्टनरशिप फर्म में, सुनो हाँ, अगर मैं बोलता हूँ कि ये डीपी है या ये डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो वो डेजिग्नेटेड पार्टनर है। जब अपन ने LLP बनाया तब उसका नाम लिख दिया कि डेजिग्नेटेड पार्टनर हर्ष बनेगा, तो डीपी है। बट सपोज अगर हम लिखते कि बारी बारी हर किसी को चांस मिलेगा, तो सारे के सारे डीपी हो गए ना। समझ में आ रहा है क्या? फिर एंटिटी, एंटिटी मतलब क्या? बिजनेस एंटिटी। तो वो कोई भी हो सकता है जो अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर हो या कुछ भी, ऐसे सारे फालतू डेफिनेशन है। फिनेंशियल ईयर मतलब क्या होता है? बोलो जो 1 अप्रैल को स्टार्ट हो और 31 मार्च को एंड हो जाए। इज दिस क्लियर? बट सिर्फ ना यहाँ पर एक नोट इंपॉर्टेंट है कि अगर 30 सितंबर, ये मैं तुम लोग को लिखवाऊंगा, अगर 30 सितंबर के बाद कोई भी LLP बना, क्या बोला है? इन केस ऑफ LLP इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 30th day of September of a year, financial year may end on the 31st March of next year. सुन इधर एक एग्जाम्पल देख, इस साल कौन सा था? 30th सितंबर 2024, बराबर। अब सपोज मेरा जो LLP है ना, मेरा LLP वो बना है 14 नवंबर को, चिल्ड्रंस डे के दिन। कब बना? 14 नवंबर 2024। अरे अब मुझे एक बात बता, 14 नवंबर से नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर कब आएगा? 31 मार्च 2025। कितना छोटा साल हो जाएगा। मेरा फर्स्ट फिनेंशियल ईयर तो बड़ा ही छोटा आएगा। अब हर ईयर एंडिंग पे मुझे वो वापस से स्टेटमेंट बनाना वगैरह सब कौन मगजमारी करेगा? तो इन्होंने क्या बोला, अगर तुम इतने शॉर्ट पीरियड में हो ना, तो 25 को मारो गोली, तुम्हारा फर्स्ट ईयर किधर तक जाएगा? 31 मार्च 2026 तक। क्यों? क्योंकि ये पीरियड जो है ना, दिस इज वेरी शॉर्ट पीरियड, इट इज वेरी शॉर्ट। समझ में आया? इज दिस क्लियर? देखो क्या बोला है, सिंपल। अगर तुम कभी भी 30 सितंबर के बाद कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो तेरा नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में तेरा ईयर नहीं खत्म होएगा, उसका एक साल बाद वाले में खत्म होएगा। देखो एग्जाम्पल भी दिया है। इफ LLP इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15th October, देन इट्स फिनेंशियल ईयर मे बी फ्रॉम 15th October 19। एक्चुअली तो 20 में खत्म होना चाहिए, बट वो कहा था गया टू 31 मार्च 2020। इज दिस क्लियर एवरीवन? अच्छा ये याद रहेगा कि लिखा हो? याद रहेगा ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है सच, ठीक है। इधर एग्जाम्पल भी दिया है। फिर फॉरेन LLP अपन ने देखा, इट मीन्स LLP फॉर्म्ड, इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया विच एस्टैब्लिशेस अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। फिर LLP क्या होता है? मीन्स अ पार्टनरशिप फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। वाह वाह, मतलब ऐसा कोई पार्टनरशिप जो तुमने कहाँ पर फॉर्म और रजिस्टर करवाया? LLP एक्ट में। फिर LLP अग्रीमेंट क्या होता है? अरे अग्रीमेंट मतलब वही जो पार्टनर्स के बीच में होता है, बराबर, जो क्या बताता है? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। पार्टनर कौन होता है? पार्टनर मतलब कोई भी पर्सन जिसको LLP में पार्टनर बना दिया वो पार्टनर है।
ऐसे भंगार डेफिनेशन हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर 10वां इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इट मीन्स स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब क्या बोला? इट मीन्स एन LLP जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़। एंड देखो इधर बड़ा एंड लिखा है ना, अपन ने भी नागिन जैसा एंड बनाया। एंड मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। हमेशा सुनो, देखो अगर कहीं पर भी और लिखा है ना, और जैसे टी और कॉफी, तो तू दोनों नहीं मंगा सकता ना, बट टी एंड कॉफी है तो तू दोनों भी पी सकता है। तो एंड मतलब दोनों कंडीशन होनी चाहिए, एंड और मतलब दोनों में से कोई भी एक भी चलेगा। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? जैसे फॉर्म पे मेल स्लैश फीमेल लिखा है तो दोनों पे टिक नहीं कर सकता ना, बराबर। इट इज ऑलवेज और, इट इज ऑलवेज और। एंड मतलब क्या? पिज्जा एंड बर्गर, तो दोनों। जैसे कॉम्बोज रहता है तो उसमें जो रहता है वही लेना पड़ता है। इट इज पिज्जा, कोक एंड फ्रेंच फ्राइज, तो तीनों चीज तुम्हारे साथ आएगा, वो एंड होता है। कैसे कैसे एग्जांपल दे रहा हूँ ना मैं, खाने पीने की। भूख लगी थी तुम लोग को? चलो, एंड क्या बोला है? टर्न ओवर एज पर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल मतलब पिछला साल, नॉट एक्सीडिंग 40 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? चलो, मतलब देखो जो ये सारे कोई भी अदर रिक्वायरमेंट भी हो सकते हैं जो यहाँ पर ही नहीं दिए, उन लोग ने भी बोला कोई और अदर रिक्वायरमेंट, कानून में वो लोग ने बोल दिया, ठीक है। यहाँ तक अपन ने कर लिया है। अच्छा, और मैंने यस कैरेक्टरिस्टिक्स भी करवा दिए। देखो ये रहे तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, म्यूचुअल एजेंसी, अग्रीमेंट, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कॉमन सील, ये सारे के सारे 16 कैरेक्टरिस्टिक्स है। कितने हैं? 16। ये अपने हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर अपन ने एडवांटेजेस भी कर लिया ना, एडवांटेजेस ऑफ LLP किया ना, अभी 7 पॉइंट लिखा ना तुम लोगों ने, ठीक है। बड़ा छोटा सा एक्ट है, ये कल तो खत्म भी हो जाएगा। अब देखो आज जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये तुम लोग को होमवर्क में घर से लिख के लाना है, ठीक है। अभी और कुछ नहीं लिखवा रहा मैं। यहाँ पर देखो क्या बोला है, डिस्टिंक्शन बिटवीन LLP एंड पार्टनरशिप फर्म। मतलब LLP और पार्टनरशिप फर्म में क्या अलग है? तो देखो सबसे पहला, LLP को कौन रेगुलेट करता है? द LLP एक्ट 2008। पार्टनरशिप फर्म को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 90। ऐसा भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन। एटलीस्ट पूरे पेपर में एक डिफरेंस बिटवीन देखने को मिलेगा किसी भी चैप्टर से। सी एक बात बताओ, तुम लोग को ना 70 लाना बहुत ईजी है। मैं तुम लोग को ऐसे ऐसी ट्रिक दूंगा ना कि क्या पढ़ोगे तो मार्क्स आएगा, तो तुम वो अगर फॉलो करोगे, सी अल्टीमेटली मैं तो सारे ट्रिक्स पूरा ऐसे खोल के रख दूंगा। अब तू कितना खाता है, मतलब तू कितना उसको यूज करता है, वो तेरे ऊपर है। मैं बताऊंगा और तुम देखना हर एक पेपर में एक डिफरेंस बिटवीन 5 मार्क का, 4 मार्क का, 6 मार्क का भी आता है। अब तुझे अगर पता है कि पूरे बुक में सिर्फ 10 डिफरेंस बिटवीन है, तो एक स्मार्ट बंदा क्या करेगा? 10 के 10 रट लेगा ना, क्योंकि ये तेरा बीकॉम नहीं है कि तू कुछ भी आलतू फालतू लिख के आएगा। अब 10 में से एक तो आने ही वाला है, कंफर्म है। तो तेरा 5 मार्क तो तू पहले से ही सिक्योर कर रहा है, फिर तुझे और 95 मार्क का प्रिपरेशन करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्मार्ट स्टडी करो, गधे की तरह नहीं पढ़ना है हमें। मैं इको में भी तुम लोग को स्मार्ट स्टडी करवा रहा था, ठीक है ना। पता नहीं इको याद भी रह गए नहीं सर, हम तो भूल गए। अभी आप नया सब्जेक्ट पढ़ा रहे तो उसकी बात करो, है ना। चलो, सो इट इज नेक्स्ट क्या बोला? इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड इट इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। गाइस इतना सिंपल डिस्टिंग्विश बिटवीन है। फिर क्या बोला है? इट इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन विद नो सेपरेट लीगल एंटिटी। क्योंकि पार्टनर्स और सब लोग एक ही रहते हैं, ठीक है। फिर इट इज क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस कॉल्ड रजिस्ट्रेशन अंडर द LLP एक्ट 2008। और यहाँ पर क्या होता है? ये तो एक अग्रीमेंट होता है, ओरल हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, कुछ भी चलता है, ठीक है। फिर देखो पहले 5 पॉइंट भी लिख दिए तो भी 5 मार्क जेब में। बीकॉम नहीं कि 2 पेज भरना पड़ेगा, सही से लिखो 5 पॉइंट फुल मार्क्स मिलता है। उन्होंने ही दिया है ना, वैसे नहीं बोल सकते नहीं नहीं ऐसा छोटा पॉइंट नहीं चलता, तो तूने क्यों दिया बुक में? समझा क्या? फिर क्या बोला? परपेचुअल सक्सेशन। मैंने क्या बोला था? कोई भी मर जाए या पागल हो जाए या रिटायर हो जाए तो उसके वजह से LLP बंद नहीं होगा। बट सोच, एक पार्टनरशिप फर्म में कैसा होता है? डेथ, इंसैनिटी या रिटायरमेंट या कोई इंसॉल्वेंट हो जाए तो यहाँ पर इट मे अफेक्ट द एग्जिस्टेंस, बिकॉज यहाँ पर कोई भी परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। वेयरएज यहाँ पर कैसा है? परपेचुअल सक्सेशन चलता ही रहता है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्या बोला है? नेम। अच्छा, LLP का जो भी नेम रहेगा ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल जमाल गोटा, तो पीछे LLP लिखने का सरनेम की तरह,
पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेदांता कॉमर्स एकेडमी LLP, तो हर जगह LLP लिखना पड़ेगा, ठीक है। डेलॉइट LLP उनको लिखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? सो देखो, नेम ऑफ LLP टू कंटेन द वर्ड LLP एज सफिक्स। सफिक्स मतलब क्या, पीछे सरनेम की तरह पीछे रहेगा वो। एंड यहाँ पर कोई गाइडलाइन ही नहीं है, जिनको जो नाम देना है वो दे सकते हो। लायबिलिटी कैसी होगी? यहाँ पर लायबिलिटी विल बी लिमिटेड, whereas यहाँ पर लायबिलिटी विल बी अनलिमिटेड। म्यूचुअल एजेंसी, ईच पार्टनर कैन बाइंड द LLP by his own acts but not the other partner। मतलब यहाँ पर LLP में नो म्यूचुअल एजेंसी, whereas यहाँ पर कैसा होता है, म्यूचुअल एजेंसी होता है। बाइंड द फर्म एज वेल एज अदर पार्टनर्स बाय हिज ओन एक्ट्स। फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर, यहाँ पर एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं, यहाँ पर ऐसा कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर वगैरह नहीं होता। कॉमन सील इट मे हैव, और यहाँ पर तो भाई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। लीगल कंप्लायंसेस, मुझे एक बात बताओ, कौन रिस्पॉन्सिबल है? ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर, वेरेज यहाँ पर तो क्या है, सारे के सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल। फिर यहाँ पर देखो LLP को क्या क्या डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ते हैं? एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न, ठीक है, हर साल। वेरेज इनको कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट फाइल करने की जरूरत नहीं। फॉरेन पार्टनरशिप, कहने से यस, फॉरेन नेशनल्स कैन बिकम अ पार्टनर इन LLP, बट इंडियन पार्टनरशिप में नहीं होता। दे कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप। माइनर, क्या माइनर को एडमिट कर सकते हैं? नहीं, बट पार्टनरशिप में माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स। ये सब मैं करवाऊंगा तुम लोग को, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट में करवाऊंगा। इज दिस क्लियर? तो ये था तुम्हारा एक पहला डिस्टिंग्विश बिटवीन, ओके। ये सारे के सारे पॉइंट्स तुम लोग को रट के आने हैं, बट लिखो उतने ही पॉइंट्स जो तुमको एग्जाम में याद रखने हैं। मैं बोलूँ सेफ्टी के लिए ना 8 पॉइंट्स रट लो, समझ में आ रहा है? नोट्स में ना तुम 8 पॉइंट्स रट लो, ठीक है। सबसे सिंपल कौन सा पता है? एक तो देखो, सबसे पहला ये रेगुलेटिंग, दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएशन, रजिस्ट्रेशन, परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। उसके बाद बस, अगर किसी को चाहिए तो कोई म्यूचुअल एजेंसी भी कर सकता है। बस अभी तो सारे ही रट लो, फिर हैं 15 के 15 पॉइंट रट लो। सो एटलीस्ट 7-8 पॉइंट रट्टा मार के तुम अपने जो नोट्स है ना इसमें लिख के आओगे। दिस इज योर होमवर्क। प्लीज, आई डू नॉट गिव अ लॉट ऑफ होमवर्क, असाइनमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, बट दिस आई वॉन्ट बिफोर टुमारोज लेक्चर, ठीक है। तो पहला है तुम्हारा LLP एंड पार्टनरशिप फर्म का डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब जो नेक्स्ट है ना वो क्या है, LLP और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, मतलब कंपनी और LLP का क्या डिस्टिंग्विश बिटवीन है। दोनों में से ये एक तो आ ही सकता है। ये तो बड़ा छोटा है, इसमें तुम लोग को सारे पॉइंट्स रखने पड़ेंगे क्योंकि इसमें 8 ही पॉइंट है, और कितना कट शॉर्ट करोगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको समझते, इसको ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें तुम कंपनी में क्या होता है वो भी तुम सीख रहे हो, ठीक है। कंपनी लॉ और LLP दोनों रिलेटेड है। सबसे पहला कौन सा एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट है? LLP एक्ट, और यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013। मेंबर और पार्टनर्स, मुझे एक बात बताना, जो भी लोग LLP में कंट्रीब्यूट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? पार्टनर्स ऑफ LLP। क्या बोलते हैं? बट जो कंपनी के शेयर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं उनको मेंबर्स ऑफ कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंबर्स ऑफ कंपनी। पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इन द शेयर्स आर नोन एज मेंबर्स ऑफ कंपनी। अच्छा मुझे एक बात इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा रहता है? सो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, दैट इज अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। मतलब कैसे ये लोग सब चीजें फॉलो करेंगे? इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, मतलब कैसे सब लोग, हर कोई क्या क्या काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपने LLP में हम लोग ने इसको एक कैशियर बना दिया, तो वही सिर्फ कैश कलेक्ट करेगी और देगी, बाकी कोई कैश कलेक्ट या मतलब पे नहीं करेगा। तो आर यू अंडरस्टैंड? ये अग्रीमेंट है ना अपने बीच का। वेरेज यहाँ पर कैसा होता है, कंपनी लॉ में जो लिखा है ना वही फॉलो करना पड़ेगा। LLP में अग्रीमेंट से कंट्रोल होता है, वेरेज कंपनी में कंपनी लॉ में जो लिखा है वही फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि देखना, कंपनी पूरा अलग रहता है और मैं शेयर होल्डर हूँ, मैं थोड़ी जाता हूँ अंबानी की कुर्सी पे बैठने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर यहाँ पर क्या होता है, नेम ऑफ LLP, मतलब हर एक LLP के पीछे LLP लगता है सरनेम की तरह। और यहाँ पर क्या लगता है, सुनो, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो सिर्फ लिमिटेड लगाता है, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लगाता है। इज दिस क्लियर? सो देखो नाम में देख, अगर तेरा LLP है तो तू LLP लगाएगा, अगर तू पब्लिक कंपनी है तो तू लिमिटेड लिखेगा, अगर तू प्राइवेट है तो तू प्राइवेट लिमिटेड लिखेगा। समझ में आ गया? सिंपल।
अच्छा, कितने नंबर चाहिए? मिनिमम यहाँ पर 2 चाहिए और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट कंपनी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। बोलो प्राइवेट में मिनिमम 2 मैक्सिमम, मिनिमम 2 मैक्सिमम, मिनिमम 2 मैक्सिमम, मिनिमम 2 मैक्सिमम। बट पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 एंड वापस से मैक्सिमम का कोई भी लिमिट। समझ में आया? और कोई भी मेंबर कोई भी बन सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, अनदर बिजनेस, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इसमें मेंबर बन सकता है। कौन से में? पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में कोई दूसरा नहीं बन सकता। वापस से प्राइवेट कंपनी में मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम 2 लिमिट। समझ में आया? पक्का एवरीवन? अच्छा, लायबिलिटी कैसी रहेगी? दोनों जगह लिमिटेड ही है, दोनों जगह कैसी रहेगी? लिमिटेड। मैनेजमेंट, कौन कौन मैनेजमेंट करता है? जो पार्टनर्स है या जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो लोग क्या करेंगे? सारा ऑथराइज करेंगे। वेरेज यहाँ पर कौन होते हैं? मैनेजर्स बाय बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पर कौन मैनेज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कितने डीपी होते हैं? 2 डीपी होते हैं। वेरेज यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर होते हैं और पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर होते हैं? ये क्या है? तुम्हारा मिनिमम है। ये क्या है? इज दिस क्लियर? पक्का? अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया? एक बार वापस से बता रहा हूँ आज अपन ने क्या क्या किया। क्विक रिवीजन करेंगे। देखो, रिवीजन ना तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं। मेरे को आता है, मेरा डिग्री हो गया है, ठीक है? तो तुमको बोलना पड़ेगा। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर आज अपन ने क्या क्या किया। सबसे पहले अपन ने 3 इंपॉर्टेंट डेट्स याद करो। कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स है? आ जाओ, तुम्हारे नोट्स पे आ जाओ। रुक जाओ, थाम रे। यस, सबसे इंपॉर्टेंट डेट कौन सा था? पहला वाला, हाँ, 12 दिसंबर को क्या हुआ था? फिर 7 जन को क्या हुआ? 9 जन को क्या हुआ? कितने सेक्शन है एलएलबी में? 81। कितने शेड्यूल है? शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4। बराबर हो गया। फिर एडवांटेजेस, पॉइंट नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इज दिस क्लियर? फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में कितने पॉइंट थे? 16 पॉइंट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या बोला? एलएलबी का पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। फॉरेन एलएलबी मतलब क्या? जिसका FIR आउटसाइड इंडिया बट POB। इज दिस क्लियर? फिर डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन, बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ डिफाइन एंड LLP but exclude number 1 cooperative society, body corporate notified by central। मतलब ये लोग LLP में पार्टनर नहीं बन सकते और ये लोग नहीं। स्मार्ट स्मॉल LLP इट मीन्स जिसका कंट्रीब्यूशन अप टू 25 लाख और नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़। ठीक है, एंड दोनों कंडीशन, टर्नओवर एज पर लास्ट ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर कितना होना चाहिए? अप टू 40 लाख एंड नॉट एक्सीडिंग। समझ में आया क्या? पक्का? एवरीवन अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। एक सेकेंड रुक जाओ। उसके बाद अपन ने ये 2 डिस्टिंग्विश बिटवीन भी कर दिया था, राइट? जो आज अभी मैंने बताया ना तुम लोग को। हाँ, ये 2 डिस्टिंग्विश बिटवीन। इज दिस क्लियर? और ये डिस्टिंग्विश बिटवीन तुम लोग को होमवर्क में करके आना है, LLP एंड पार्टनरशिप फॉर्म। और ये भी होमवर्क है। होमवर्क नंबर 2 इज डिस्टिंग्विश बिटवीन LLP एंड कंपनी। समझ में आया? दैट्स ऑल फॉर द डे। एंजॉय योर ब्रेक। सी यू इन टुमारोज क्लास। प्लीज ये दोनों होमवर्क हो जाना चाहिए, मेरे साथ साथ पढ़ो। इसका फोटो चाहिए तुम लोग को?
नहीं ना, है ना, मॉड्यूल है सबके पास। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, टेक केयर।